Hi Vijabari, this is your educator Shubham Pathak and the chapter we are going to do today is Heredity and Evolution. This is the channel जहाँ आपको CBSE क्लास 10th की सोशल साइंसेस पढ़ाई जाती है पूरी, एट द सेम टाइम बायोलॉजी कवर की जाती है एंड केमिस्ट्री कवर की जाती है. तो अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट. ऑल यू हैव टू डू इज वीडियो के नीचे जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, यू हैव टू प्रेस इट. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द फुल चैप्टर, NCERT explanation and also your previous year board exam questions and some important questions, let me congratulate the children जिन्होंने पिछली क्लास में दिए थे होमवर्क क्वेश्चन के सही जवाब. तो हर क्लास के लास्ट में मैं आपसे पूछती हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन पे आप लोग देते हैं जवाब और जो बच्चे सबसे पहले और सबसे सही जवाब देते हैं उनका नाम दिखाया जाता है स्क्रीन पे. सो कंग्रेचुलेशन. इस बार का जो होमवर्क हीरो बोर्ड है वो होमवर्क हीरोइन बोर्ड है एक्चुअली, क्योंकि तीनों ही लड़कियां हैं यहाँ पे, गुरलीन, रिया एंड राधिका. कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच कि आप इतनी डिलीजेंटली वीडियोस देख रहे हो और आंसर्स भी कर रहे हो. अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो रिवीजन के लिए है चाहे वो चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है, सो दैट आई एम अवेयर दैट यू आर लर्निंग नाइसली. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अभी तक बायोलॉजी में क्या पढ़ लिया हमने भाई? टर्म 1 हो गया हमारा, हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेसेस, और टर्म 2 में हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी पढ़ लिया है, जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वेरिएशन दोनों ही जगह होती है, लेकिन आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ी कम होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ी ज्यादा होती है. भूल गए या याद भी है कि वेरिएशन क्या होता था? चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ. क्या होता है कि चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि अमीबा से दो अमीबा बनना, या वो ह्यूमन बींग्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या बाकी एनिमल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही केसेस में क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, डीएनए कॉपिंग हो रही होती है, पेरेंट से नई प्रोजेनी बन रही होती है, पेरेंट से बच्चे बन रहे होते हैं, डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, तब क्या होता है, थोड़ा सा परफेक्शन तो देखो कहीं नहीं होता. तो डीएनए कॉपिंग में, डीएनए रेप्लिकेशन में कहीं ना कहीं छोटी सी भी गलती होती ही होती है और उसी गलती का नाम होता है वेरिएशंस. तो वेरिएशंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इज जस्ट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा कम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा होता है. क्यों हो भी क्यों ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, वेरिएशन होने के चांसेस ज्यादा है. जैसे एक मक्के का खेत अगर आप देखोगे ना, या एक गन्ने का खेत देखोगे, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हुआ है, तो वहां पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिमिलर तरीके के दिखेंगे. एक गन्ने का दूसरे गन्ने से बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा. लेकिन वही अगर आप एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स उठा लोगे तो उनमें बहुत सारे क्या होंगी, डिसिमिलैरिटीज होंगी. इवन अगर एक खानदान के ही लोग उठा लोगे तो वो कोई एग्जैक्टली सेम थोड़ी दिखते हैं. सम ऑफ देम लुक वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो इन ह्यूमन बींग्स और ऑन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन ज्यादा होते हैं. अब the long-term consequence of the accumulation of variations lead to evolve a new species and the process is called evolution. एवोल्यूशन वाला पार्ट आपके सिलेबस से काट दिया गया है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो. एक्चुअली ये वेरिएशंस कुछ गलत बात नहीं होती है, ये वेरिएशंस नेचर के लिए अच्छे ही होते हैं. देखो एनवायरनमेंट में चेंजेस हमेशा आते रहे हैं. हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या पता आगे के टेम्परेचर किस तरीके के होंगे, राइट? क्या पता इंडिया में अगली मतलब आगे आने वाले सालों में इतनी बारिश होगी जितनी होती है कि नहीं होगी. सो एनवायरमेंटल चेंजेस हमेशा से आते रहे हैं और उन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कई स्पीसीज हैं जो लैग बिहाइंड करती रही हैं. ये हमारी बॉडी के वेरिएशंस ही होते हैं, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के वेरिएशंस ही होते हैं जो एक स्पीसीज को एक्चुअली में ये मौका देते हैं कि वो आई हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए, ना कि वाइप आउट हो पाए. सो एक्चुअली एक्यूमुलेशन ऑफ गुड वेरिएशंस लीड टू इवॉल्व अ न्यू स्पीसीज एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एवोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, बहुत सारे साल लगते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबे पीरियड पे होता है, बट होता जरूर है. एवोल्यूशन हुआ है तभी ह्यूमन बींग्स यहाँ पे दिख रहे हैं. हम होमोसेपियंस एवोल्यूशन का ही एक चमत्कार है. अब बात ये आती है कि कौन से गुड वेरिएशंस होती हैं. चेंजेस तो समझ आया कि डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़े बहुत परफेक्शन नहीं हुआ, थोड़ी सी गलतियां हो गई तो वेरिएशन हो गया. लेकिन कौन सी वेरिएशंस को एक्चुअली चूज किया जाता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये वेरिएशन अच्छी और वो वेरिएशन जो है वो गलत है, उसे स्पीसीज में नहीं रखना चाहिए? उसका आंसर है बहुत ही सिंपल. द वेरिएशन एक्चुअली, depending on the nature of the variation, different individuals will have different kind of advantages.
वो वाली वेरिएशंस जो आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपनी ऑर्गेनिज्म की, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बरकरार रखने में मदद करती हैं, वो वाली वेरिएशंस को एक्चुअली चूज किया जाता है और एवोल्यूशन में इनकलकेट किया जाता है। मतलब वो वाली वेरिएशंस को चूज करके नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, हम सबको पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। बैक्टीरियाज आर नो डिफरेंट। आई अंडरस्टैंड कि बैक्टीरियाज की वो टेम्परेचर टॉलरेंट रेंज बहुत लंबी होती है ह्यूमन बींग से, बट स्टिल दे हैव अ पर्टिकुलर रेंज। मान लो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता था और वहां का एक टेम्परेचर था एक्स, लेकिन टेम्परेचर किसी कारणवश बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बैक्टीरिया में आने शुरू हो गए वेरिएशंस। जब भी नए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ हो रहे हैं, क्योंकि उस स्पीसीज को आदत नहीं है इतने ज्यादा टेम्परेचर की। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया इस वेरिएशन के साथ पैदा हुए कि वो हीट ज्यादा टॉलरेट कर पा रहे थे। तो ये वाला जो एडवांटेज था, ये वाला जो वेरिएशन था, ये गुड वेरिएशन था। तो कौन से बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे? एवोल्यूशन विल सिलेक्ट द बैक्टीरियाज विच वर हीट टॉलरेंट। तो ऐसे डिसाइड होता है कि कौन सी वेरिएशन जो है एक्चुअली में स्पीसीज को हेल्प कर रही है, वो वाली वेरिएशन रखी जाती है, बाकी वेरिएशन स्पीसीज में कंटिन्यू नहीं होती हैं। बिकॉज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंटिन्यूटी। हर स्पीसीज चाहती है कि उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, नो मैटर एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दूं, प्रेजेंट डे एनवायरमेंट। प्रेजेंट डे एनवायरमेंट का एग्जांपल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अपने आप को अपडेट किए जा रहा है, कभी अल्फा, कभी डेल्टा, कभी डेल्टा ओमिक्रॉन, कभी ओमिक्रॉन। So there are so many variations. Why? Because the virus is trying hard to maintain its continuity in the world. That's the basis of life. Okay. तो हमने फिलॉसफी तो पढ़ ली लाइफ की। अब चैप्टर में क्या है वो मैं बताती हूँ। इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती कैसे हैं, क्या होती है हेरिडिटी, क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होते हैं ट्रेट्स, क्या होते हैं एलील्स, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, बहुत सारी टर्म्स हैं इस चैप्टर में। कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम चैप्टर का एक अच्छा सा समरी पढ़ लेते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, फिर हम पढ़ते हैं कि मेंडल कौन थे, फिर हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन से क्रॉसेस किए और कैसे किए, और फिर लास्ट में पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स के लॉज कौन से हैं, वो तीनों लॉज जिस पे क्लासिकल जेनेटिक्स बेस्ड है। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहले ये थोड़ी सी छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनको समझते हैं। हेरिडिटी, ट्रेट एंड इनहेरिटेंस। बहुत छोटा सा डिफरेंस है बच्चा। कैजुअल लैंग्वेज में तो देखो हम दोनों वर्ड्स को सेम तरीके से भी सिनोनिमसली भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस डिफरेंस को क्लियर करना जरूरी है। हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये फोटो देखो यहाँ पे, एक साइड आपको शाहरुख खान दिख रहे हैं अपने 20s में, दूसरी तरफ उन्हें उनके बेटे दिख रहे हैं अपने 20s में। मैं अपनी मम्मी की फोटो लगाना चाहती थी पर मम्मी की कोई 20s की फोटो मिल नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट फोटो लगा दी। ठीक है, सिमिलैरिटीज देख लो, वहां शाहरुख खान की नोज और यहाँ आर्यन खान की नोज थोड़ी सी सेम लग रही है, दोनों की चीक बोन्स थोड़े से सेम लग रहे हैं, चिन सेम लग रही है, इनफैक्ट आईब्रोज दोनों के कितने सिमिलर है, और आईज में भी सिमिलैरिटी है, जिसमें कि दोनों फोटोज में एक्सप्रेशंस अलग अलग है। ये सिमिलैरिटीज कैसे आई? ये सिमिलैरिटीज आई बच्चा इनहेरिटेंस के प्रोसेस से। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कंसीव करने से लेके, स्पर्म बनने से लेके, ओवम बनने से लेके, और जाइगोट बनने से लेके, और फिर जेस्टेशन पीरियड होता है, और फिर बेबी डिलीवर होता है। सो रिप्रोडक्शन इज अ ह्यूज एंड अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। बट उस बड़े से प्रोसेस के अंदर ये जो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आ रहे हैं, हमारी आंखें कैसी दिखेंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा कंप्लेक्शन कैसे होगा, हमारे फिंगर नेल्स कैसे दिखेंगे, ये सारी कैरेक्टर्स फीचर्स को आप ट्रेट्स बोलते हो। और इन ट्रेट्स का जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उसको हेरिडिटी बोलते हो, और उस पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हो। So inheritance is that whole process through which heredity happens, or you can say the transfer of characters from parents to the next generation happen. अच्छा, पेरेंट जनरेशन को पेरेंट जनरेशन बोलते हैं बच्चा, लेकिन बच्चे वाली जनरेशन को कभी ऑफस्प्रिंग जनरेशन बोला जाता है, कभी प्रोजेनी बोला जाता है। तो ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी अलग अलग तो नहीं है, इट्स ऑल सेम। चलिए,
हमें समझ आ गया, इनहेरिटेंस समझ आ गया, हेरिडिटी समझ आ गया। चलिए अब ट्रेट क्या होता है थोड़ा सा तो समझ आ गया। ये फीचर्स, बालों का रंग, आंखों का रंग, कंप्लेक्शन, ये सब ट्रेट्स हैं। यस, जो भी आप एक ऑर्गेनिज्म में फिजिकल फॉर्म में देख सकते हो, उनके नेल्स कैसे हैं, फिंगर्स कैसी हैं, टोज कैसे हैं, उनकी एल्बोज कैसी हैं, हाइट कैसी है, बालों का रंग, the traits that you can physically see or identify in an organism are known as characteristics और फीचर्स और ट्रेट्स, राइट। दो तरीके के होते हैं बच्चा ट्रेट्स। इस चैप्टर में हम अपने आप को सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट से कंसर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेट्स दो तरीके के होते हैं, ये याद रखना। एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो ट्रेट्स जो आप खुद से लर्न करते हो, खुद से एक्वायर करते हो। एक्वायर का मतलब खुद से इकट्ठा करना। तो आप इन्हें लेके पैदा नहीं होते हो, ये आपकी वो क्वालिटीज या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो आप ओवर द पीरियड अपनी सिविलाइजेशन में, अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर को नहीं पसंद, मेरी मम्मी को नहीं पसंद, एक्चुअली मम्मी को पसंद है बट मेरे फादर को नहीं पसंद। सो रीडिंग फॉर मी इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। मेरे पापा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, अभी का तो पता नहीं बट पहले तो अच्छा खेलते थे, स्टेट लेवल खेलते थे। मुझे फुटबॉल खेलना तो दूर, पकड़ना भी नहीं आता है। सो इट्स नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट। रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, स्केटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, दीज आर ऑल एक्वायर्ड ट्रेट्स जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में इकट्ठा करते हैं, सीखते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, मतलब कि ऐसे ट्रेट जो हमें विरासत में मिले। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत, हम ऊपर वाली जनरेशन से, अपनी पेरेंट वाली जनरेशन से लेके पैदा हुए। हर फैमिली की एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन करती रहती है। जैसे कि हाइट, स्किन, कलर, बोलते हैं ना अरे ये तो बहुत लंबा लड़का है, इसके ना पापा भी बहुत लंबे, ये तो हाइट तो इनकी फैमिली में रन करती है। दैट इज एन हाइट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। रूल, these are genetic variation caused in reproductive tissues and acquired traits में डीएनए में कोई चेंज नहीं आता है बच्चा। acquired trait आप इकट्ठा कर लो, आप स्विमिंग सीख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स डीएनए में चेंज करते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में वेरिएशंस होती हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत ही ज्यादा मच्छर काट रहे हैं मुझे। I'm gonna put ओके हाँ चलिए आगे चले। हाँ जी, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स, ट्रेट्स भी समझ आ गया, इनहेरिटेंस भी समझ आ गया, हेरिडिटी भी समझ आ गया। जीन्स क्या होते हैं उसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये फोटो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा डार्क सी जगह है जिसको बोलते हो आप न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर पड़े हैं क्रोमोसोम, ढेर सारे क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में कितने होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर टाइटली कोइल्ड पड़ा हुआ है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए इतना लंबा है कि अगर ये इतना कॉइल होके क्रोमोसोम के अंदर नहीं प्रेजेंट होता और अगर आप इसकी लेंथ मेजर करने जाते तो अर्थ से लेके सन तक 600 टाइम्स की लेंथ है डीएनए की। आई एम नॉट इवन किडिंग। तो इतनी टाइटली पैक्ड होता है डीएनए। इस डीएनए में होता है सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, और इस सीक्वेंसेस के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे बोलते हो जीन। तो आया समझ? इतनी बड़ी है जीन की जर्नी। बेसिकली जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी बच्चा। यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी मतलब डीएनए का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोडेड होता है उसे आप जीन बोलते हो। डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी हाइट कैसी होगी, आपके ऑर्गन्स कैसे होंगे, है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैठी हुई है डीएनए के अंदर, लोडेड है इंफॉर्मेशन से। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के एक ही पार्ट में नहीं है। डीएनए के अलग अलग पार्ट्स जो अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए कोडेड होते हैं उन्हें आप जीन्स बोलते हो। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कैजुअल भाषा में। फोन सब यूज करते हैं, टैबलेट, फोन सब लोग यूज करते हैं, वरना लैपटॉप, कंप्यूटर सबने कभी ना कभी तो यूज किया होगा। फोन पे हम क्या होते हैं, डाउनलोड करते हैं हम ऐप, राइट।
ऐप जब आप खोलते हो तो आपको एक ऐप दिख रही होती है कि आपका बटन कहाँ है, ऐप में गेम खेल रहे हो, ऐप में पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐप में लॉग इन कर रहे हो, ऐप में मैसेजेस आ रहे हैं, ऐप में फोटो अपलोड कर रहे हो, दैट्स योर ऐप जो आप देख रहे हो अपने सामने। लेकिन उसके पीछे आ गई है बहुत सारी कोडिंग। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी कोडर ने बैठ के कोड लिखा है दिन रात, तब जाके आपकी ऐप या सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हुआ है, राइट? उसी तरीके से जो आप सामने देखते हो, जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने देखते हो, उसे बोला जाता है phenotype. Whatever you see in front of your eyes, the color of the eyes, the size of the eyes, the style of the hair, not the style, the color of the hair, all of this is phenotype. ये phenotype कंट्रोल होते हैं, क्यों कंट्रोल होते हैं? जीन्स के थ्रू। हर एक पर्टिकुलर phenotype का, हर एक पर्टिकुलर ट्रेट का एक पर्टिकुलर जीन होता है। यानी कि डीएनए का हर एक पार्ट, हर एक स्पेसिफिक पार्ट एक स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है। सो एवरी जीन कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज वन प्रोटीन, एंड इफ दैट जीन इज एब्सेंट, दैट प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड एंड दैट पर्टिकुलर फीचर you would not be able to express in the body of the organisms. As simple as that. सारे जीन्स एक ही तरीके के नहीं होते हैं। जैसे हाइट है, हाइट एक ट्रेट है, हाइट एक फिनोटाइप है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हाइट क्या सबकी लंबी होती है? नहीं। सम पीपल आर वेरी शॉर्ट, दे आर कॉल्ड एज ड्वार्फ. Some people are very tall, they are known as giant. Some people have short height, some people have medium, some people have tall height, right? हाइट में इतना वेरिएशन होता है। सो हाइट बन गई आपकी ट्रेट। हाइट को कंट्रोल करने वाला पार्ट डीएनए का जो है वो बन गया जीन। हाइट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके लिए जो डिफरेंट तरीके के जीन्स हैं वो बन गए आपके अलील। आया समझ? थोड़ा सा आ जाएगा, आ जाएगा। सो बेसिकली एन अलील इज वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। देखो, हर एक ट्रेट के लिए एक जीन अवेलेबल है डीएनए में, हर एक चीज के लिए एक जीन अवेलेबल है हमारे डीएनए में। ये बात क्लियर है? वो जीन कंट्रोल करेगा उस फिनोटाइप को, मतलब वो जीन होगा तो वो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। अगर वो जीन फॉल्टी हो गया तो फिनोटाइप भी फॉल्टी हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी हमारी बॉडी में फॉल्टी हो जाएंगी। लेकिन इस जीन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है एलील। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कभी ये सोचा छोटी क्लासेस में कि हमेशा पेयर में क्यों क्रोमोसोम्स होते हैं? क्योंकि हम दो पेरेंट्स से मिलके बने हैं, एक ममा और एक पापा। तो हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, लेट्स से मेरी आंखों का कलर, लेट्स से मुझे डिंपल पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, इसके मेरी बॉडी में दो अलील रहे होंगे। एवरी ट्रेट, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैज टू अलील at the genetic level for it. One allele comes from paternal side, one allele comes from maternal side. ये और clear हो जाएगा with this diagram. So actually बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स होते हैं जिनको आप नॉन सेक्स सेल्स बोलते हो। गमीट्स होते हैं जिन्हें आप सेक्स सेल्स बोलते हो। सोमैटिक सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं बच्चा? दे डिवाइड बाय माइटोसिस, वी नो इट। गमीट्स कैसे डिवाइड करते हैं? गमीट्स डिवाइड बाय मियोसिस। माइटोसिस से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड इन नंबर, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस से जो सेल्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड, यानी कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिख दूं क्या यहाँ पे? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां मैं क्रोमोसोम लिख रही हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं थी, ठीक है। अब ये है एक टिपिकल सोमैटिक सेल्स, ह्यूमन बींग्स का सोमैटिक सेल्स। इसमें क्या होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो एक हो गया, दो हो गया, आप देखोगे 23 लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली या तो एक्स होगा या तो 2x भी हो सकते हैं, यहाँ पे y की जगह 2x भी हो सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि एक गर्ल भी हो सकती है। तो इस तरीके का दिखेगा हमारा सोमैटिक सेल्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर जो भी डीएनए है, उसके अंदर जो भी जीन्स है, वो एक एक प्रोटीन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। लेकिन सेक्स सेल्स में ऐसा नहीं होता। सेक्स सेल्स डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस जब होता है तो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ, क्योंकि बाद में जाके हमें 2 सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं ना बच्चा बनाने के लिए। फॉर बेबी, फॉर जाइगोट वी नीड 2 सेक्स सेल, 1 स्पर्म एंड 1 ओवम। तो 23 क्रोमोसोम आते हैं आपके स्पर्म से और ओवम से आते हैं बाकी 23 क्रोमोसोम, तभी तो जाइगोट में बन जाता है 23 पेयर क्रोमोसोम, राइट। सो सोमैटिक सेल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं और सेक्स सेल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो मैं जो अभी कह रही थी ना कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जैसे मान लो 16th नंबर वाले के बारे में बात करते हैं। 16th क्रोमोसोम ये डिटेक्ट करता है कि हमारे ईयर की वैक्स वेट होगी या ड्राई होगी। सो मान लो ये वाला जो है वो वेट का अलील है और ये वाला ड्राई का अलील है, तो एक अलील आया है हमारा मम्मा से और एक अलील आया है हमारा पापा से। Every characteristics has 2 alleles, one from the father and one from the mother. इतना समझ आ गया होगा। चलो एक और चीज यहां पे डिस्कस करनी बाकी रह गई है, वो भी कर लेते हैं। अब ये जो अलील्स हैं, मान लो ये हाइट का अलील है, ये आया मम्मा से, ये आया पापा से। ये अलील बोलता है कि बेबी शुड बी टॉल, मम्मा से आया है, मॉम से आया है, मॉम अलील। ये अलील बोलता है बेबी शुड बी शॉर्ट। अभी किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात सुनी जाएगी भाई? बेबी शॉर्ट होगा कि टॉल होगा या मीडियम हाइट हो जाएगी? एक्चुअली ये सुनी जाएगी उस अलील की जो डोमिनेंट होगा। तो जेनेटिक पेयर में हर ट्रेट का एक जेनेटिक पेयर होता है और उसमें से एक अलील डोमिनेटिंग हो सकता है। डोमिनेटिंग अलील जो होता है खुद को रिसेसिव के प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर लेता है। दूसरा वाला रिसेसिव हो जाएगा, पहला वाला डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट अलील वो अलील्स होते हैं जो अगर सिंगल हैंडेडली भी प्रेजेंट हैं एक गमीटिक पेयर में, गमीटिक कह रही हूं जेनेटिक पेयर में, तो भी वो खुद को एक्सप्रेस कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर रिसेसिव अलील है, रिसेसिव जीन है, तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब फिनोटाइप में शो करने के लिए उसको करना पड़ता है 2 होने का इंतजार। यानी कि जब तक एक रिसेसिव एक जेनेटिक पेयर में एक और रिसेसिव के साथ प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिसेसिव है ना यार, वो थोड़े दबके रहते हैं, वो थोड़े कम स्ट्रांग हैं। डोमिनेंट ज्यादा स्ट्रांग है, वो खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं, राइट। आपको थोड़ी सी कहानी ये समझ आई गई होगी, बाकी हम डेफिनेशन करते करते समझते हैं। सो व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which is present in the nucleolus of the nucleus. It is made up of DNA and some protein. जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से और डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो फंक्शनल यूनिट होता है, उसे बोला जाता है जीन। So one functional unit of the DNA which is known as gene controls one particular trait in a body of an organism. हर एक प्रोटीन के लिए उसका एक स्पेसिफिक जीन एनकोडेड होता है हमारे जेनेटिक मेकअप में। अगर वो जीन फॉल्टी है या वो जीन एब्सेंट है तो वो प्रोटीन भी फॉल्टी होगा या वो प्रोटीन भी एब्सेंट होगा और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। कूल। नाउ व्हाट आर ट्रेट्स? ट्रेट्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिक मेकअप की वजह से एक्सप्रेस होते हैं, राइट। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम ऊपर वाली जनरेशन से, पेरेंट जनरेशन से लेके पैदा होते हैं। देन व्हाट आर अलील्स? Alleles are basically nothing but different forms of a particular gene. अभी हमने पढ़ा कि हर एक पर्टिकुलर ट्रेट के 2 जीन्स होते हैं। एक जीन जो है मम्मा से आता है, एक जीन पापा से आता है। इन दोनों ही जीन्स को इसके अलील बोले जा सकते हैं। या तो अलील डिफरेंट होंगे, मम्मा से अलग जीन आया, टॉल का आया, पापा से शॉर्ट हाइट का आया, या तो दोनों अलील सेम होंगे। अगर दोनों अलील सेम होंगे तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा होमोजाइगस। अगर अलील डिफरेंट होंगे तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा हेटेरोजाइगस, राइट। आगे डेफिनेशन है, कहां गई डेफिनेशन? ये रहा। व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ जीन आर सेम इट इज नोन एज होमोजाइगस, लाइक टॉल टॉल, शॉर्ट शॉर्ट। या फिर अगर दोनों अलग हैं, टॉल शॉर्ट, तो वो हेटेरोजाइगस।
इस सिचुएशन में कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? हेटेरोजाइगस को हाइब्रिड वैरायटी भी बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं एलील्स का। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में या हेटेरोजाइगस सिचुएशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को कर ले जाता है एक्सप्रेस। तो डोमिनेंट की तो बल्ले बल्ले, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन बाय द वे अगर अलील जो है रिसेसिव है तो वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस सिचुएशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है। थोड़ा शर्मीला होता है ना, डोमिनेंट के केस में वो जल्दी बोलता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मींस। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? आई होप यू आर क्लियर विद इट। ये जो हम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा बी, ये सब कुछ है आपका जीनोटाइप। यानी कि आपकी बॉडी में जो भी फीचर्स दिख रहे हैं, आंखों से देख पा रही हूं मैं, फिजिकल अपीयरेंस आपकी बॉडी का, आंखों का रंग, बालों का रंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब फिनोटाइप है, राइट? ऐसे सोच के देखो, जो फोन में कैप्चर कर सकते हैं हम वो फिनोटाइप है, ठीक है। लेकिन जो हम फोन में कैप्चर नहीं कर सकते, जो आपके सेल्स के, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के, क्रोमोसोम के, डीएनए के अंदर चल रहा है, उसे आप बोलते हो जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। हमेशा नहीं जरूरी कि जीनोटाइप जैसा हो वैसा ही फिनोटाइप दिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर हेट्रोजाइगस सिचुएशन है तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 50% चांसेस है टॉल होने के, 50% चांसेस हैं शॉर्ट होने के। नहीं, फिनोटाइप हमेशा उस केस में टॉल होगा, क्योंकि आपका टॉल वाला जीन जो था जेनेटिक मेकअप में, ये था डोमिनेंट। डोमिनोज बोलने जा रही थी मैं। ठीक है, सो समझ आ रहा है? आ रहा होगा होपफुली, है ना? नहीं आ रहा कमेंट में मुझे बताना मत भूलना। आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो भी जब भी डाउट आए, नो मैटर आप रिवीजन करने के लिए देख रहे हो कि पहली बार देख रहे हो लेक्चर, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर डाउट बताइएगा। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन। तो पूरी खिचड़ी तो हमें थोड़ी सी समझ आई। वेरिएशन होते हैं, ए सेक्सुअल में कम होते हैं, सेक्सुअल में ज्यादा होते हैं, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो भी हम सामने ट्रेट्स देख रहे हैं वो फिनोटाइप होते हैं। हर फिनोटाइप जेनेटिक मेकअप से कंट्रोल होता है, उसको आप बोलते हो जीनोटाइप। जीनोटाइप में हर ट्रेट के 2 एलील्स होते हैं, दोनों एलील सेम है। होमोजाइगस, दोनों एलील डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस। ये सारी कहानी अपने को समझ आई, लेकिन ये सारी कहानी आई कहाँ से? थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर रहे। कौन थे वो इंसान जिन्होंने ये पता लगाया कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रेट के 2 जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें से कौन सा जीन होता है एक्सप्रेस? बच्चे में, चाइल्ड में कौन से ट्रेट दिखने शुरू होते हैं? बोलोगे मैम अभी तो बताया आपने डोमिनेंट वाला। हाँ भाई, ये अब हमें पता है, अब हम जेनेटिक्स जानते हैं, दुनिया में जेनेटिक्स अवेलेबल है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन 100 साल पहले, 1 सेंचुरी पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता था कि बच्चे में कौन से ट्रेट देखने को मिलेंगे। लक बाय चांस चलता था, लोग ऐसे गेस करते फिरते थे। फिर आए एक व्यक्ति, मेंडल, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ने जेनेटिक्स की दुनिया ही बदल दी। दुनिया तो छोड़ो, जॉर्ज मेंडल ने जेनेटिक्स को जन्म दिया। ही बिकेम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उस जमाने में जहां लोग साइंटिस्ट को पागल करार दे देते थे, उस जमाने में जॉर्ज मेंडल ने अपनी मैथमेटिक्स, साइंस और गार्डनिंग की नॉलेज को इंक्लूड करके पूरी की पूरी बायोलॉजी की एक अलग स्ट्रीम बना दी। ही वाज सो इंस्पिरेशनल। बच्चा सिंगल हैंडेडली मोनेस्ट्री में पढ़े थे बच्चा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में जाके उन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ी थी। यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके कई सारे एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए, लेकिन इस बात को उन्होंने दिल पे नहीं लिया। वो प्रयत्न करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्या आपको पता है कि जॉर्ज मेंडल ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था, तब उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उनकी मोनेस्ट्री के उनके उनके जो वहां के बिशप थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि वो एनिमल सेक्सेस को स्टडी कर रहे थे। तो फिर हार मान के, उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं कोई बहुत अच्छे से दिमाग लगा के सोचा नहीं था कि मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा। पिसम सैटिवम मटर का साइंटिफिक नेम, यार ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पिसम सैटिवम, एस छोटा लिखा मैंने ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं वर्ड्स साइंटिफिक नेम्स। सो पिसम सैटिवम पे उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि मटर के पौधे पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। नो, ही जस्ट गॉट लकी। ही चोज द प्लांट विच वाज परफेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पिसम सैटिवम में इतने सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता था, क्रॉस पॉलिनेशन कर लेता था पी प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता था, इसमें बीमारियां भी नहीं लगती थी। तो मेंडल जस्ट गॉट लकी विथ चूजिंग पी प्लांट एज द प्लांट फॉर हिज
स्टडीज। नॉलेज बढ़ाई उन्होंने अपनी, साइंस की, मैथ्स की और गार्डनिंग की, और बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स और दे दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। आखिर अगर जीन्स कैरी होते हैं वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तो होते कैसे हैं, क्या रूल्स होते हैं इनके इनहेरिटेंस के, मेंडल गेव देम। चलो, सो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, मेंडल ने एक्चुअली कौन कौन से क्रॉसेस किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि F1 जनरेशन या F2 जनरेशन क्या होता है, क्योंकि आप इसको आगे बहुत सुनने वाले हो। बच्चा, P जनरेशन का मतलब होता है पेरेंट जनरेशन, जिसे आप पेरेंटल जनरेशन भी बोल सकते हो, राइट, या फर्स्ट जनरेशन, या पेरेंटल या पेरेंट जनरेशन बोल सकते हो। एफ जनरेशन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, राइट। F1 जनरेशन का मतलब होता है पहली जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जो पहली बार आपने क्रॉस किया, ब्रीड किया प्लांट्स को, तो जो जनरेशन आई पहली जनरेशन, उसे आपने F1 जनरेशन बोल दिया। F2 जनरेशन होता है सेकेंड फिलियल जनरेशन। जो F1 जनरेशन में आपके पास पौधे इकट्ठे होते हैं ना, उन पौधों को जब आप ब्रीड करते हो और दोबारा से एक प्रोजेनी बनाते हो, बच्चों की एक जनरेशन बनाते हो, उसको आप F2 जनरेशन बोलते हो, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट उठाए, पी प्लांट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। मेंडल ने देखा पी प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट। जैसे ऐसे भी पी प्लांट थे जिसमें सीड जो है वो राउंड थे, ऐसे भी थे जिसमें वो रिंकल्ड थे, तो आंखों से एकदम देख पाना बहुत ईजी था कि यार ये राउंड है, ये रिंकल्ड है। ऐसे पी प्लांट थे जो टॉल थे, ऐसे थे जो शॉर्ट थे। तो अगेन फिजिकली देख पाना, फिजिकली आइडेंटिफाई कर पाना टॉल और शॉर्ट को बहुत ईजी है। यू डोंट नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर इट, एंड इट मेड हिज जॉब ईजियर। ऐसे पी प्लांट थे जिसमें फूल सफेद रंग के आते थे, ऐसे भी थे जिसमें फूल जो है पर्पल कलर के आते थे। तो वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, कितने कॉन्ट्रास्टिंग है, राइट। व्हाइट एंड वायलेट आर नोवेयर सिमिलर, दे आर कंट्रास्टिंग। सो पी प्लांट्स के इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पी प्लांट काफी परफेक्ट सा प्लांट बन गया मेंडल के लिए। और मेंडल करते रहे एक्सपेरिमेंट, करते रहे और क्रॉसिंग करते रहे। उन्होंने दो तरीके की क्रॉसिंग की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड लिख के आना, बाय हाइब्रिड लिख के मत आना प्लीज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अब देखो हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन पैदा हो रही है सेक्सुअली, तो हम ये कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि एक ही पर्टिकुलर फीचर पास ऑन हो या दो ही पर्टिकुलर फीचर पास ऑन हो। फीचर तो सारे पास होने हैं भाई, पहली जनरेशन तो दूसरी जनरेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो पूरी की पूरी पास ऑन होनी। लेकिन हम अपनी स्टडीज में तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पेपर में तो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, पर आप अपनी प्रिपरेशन में कंट्रोल कर सकते हो कि पहले आपको मैथ्स पढ़ना है कि पहले आपको एसएसटी पढ़ना है, राइट। सो जिस पर्टिकुलर ब्रीडिंग में, जिस पर्टिकुलर क्रॉसिंग में मेंडल ने सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेट को स्टडी किया, एक पर्टिकुलर फीचर को स्टडी किया, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जिसमें उन्होंने एक साथ दो फीचर्स को स्टडी किया, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया, एक प्योर वैरायटी का टॉल प्लांट लिया और एक प्योर वैरायटी का शॉर्ट प्लांट लिया। प्योर का क्या मतलब, गंगा जल छिड़का था उस पर? नहीं, प्योर का मतलब है कि वो होमोजाइगस सिचुएशन में था, यानी कि, रुको फुल स्क्रीन जाते हैं और यहां पे लिख देते हैं, प्योर का मतलब होमोजाइगस, राइट। दोनों एलील सेम, एक पर्टिकुलर जीन के दोनों एलील सेम। ट्रेट कौन सा चूज किया उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, काफी सारे ट्रेट चूज किए, लेकिन अभी हम अपने स्टडीज के लिए इजी कर लेते हैं, एक ही ट्रेट पढ़ते हैं, हाइट, राइट। हाइट के दो अलील्स, हाइट के दो अलील्स कौन कौन से हुए बच्चा, एक हुआ आपका, डिफरेंट फॉर्म्स है ना इस जीन्स के, एक हुआ टॉल, एक हुआ शॉर्ट, राइट। लेकिन होमोजाइगस सिचुएशन है, तो एक इन्होंने पेरेंट प्लान लिया P1, या ऐसे लिख देती हूँ, एक लिया टॉल प्लांट, एक लिया शॉर्ट प्लांट, होमोजाइगस। इनको क्रॉस किया उन्होंने और F1 जनरेशन जब देखी, तो सारे बच्चों में, सारे बच्चों वाले पौधों में जीनोटाइप था ये। जीनोटाइप क्या था, ये। और फिनोटाइप क्या था बच्चा, फिनोटाइप था टॉल। बड़ी अजीब सी बात थी, जीन्स में देख रहा था कि दोनों एलील आए हैं, टॉलनेस वाला भी आया है, शॉर्टनेस वाला भी आया है, और फिनोटाइप में दिख रहा था कि सारे प्लांट क्लियरली सिर्फ टॉल हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसी अजीब वियर्ड एक्सपेरिमेंट से आया आपका पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने ये पाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके कि
जिसमें कि एक प्योर टॉल प्लांट था और एक प्योर शॉर्ट प्लांट था, लेकिन फिर भी जो F1 जनरेशन आई, जो प्रोजेनीज आई, जो ऑफस्प्रिंग्स आई, उसमें सारे बच्चे जो थे वो टॉल प्लांट्स थे। इसका मतलब टॉलनेस का जो पर्टिकुलर जीन था वो डोमिनेंट था। उसने रिसेसिव जीन के होते हुए भी, शॉर्टनेस के जीन होते हुए भी खुद को एक्सप्रेस किया, राइट। All plants were tall. This meant that only one of the parental traits was seen, not some mixture of the two. हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ आगे गए मेंडल भैया। मेंडल ने अभी इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को फिर से आगे F2 जनरेशन में भी स्टडी किया। F2 जनरेशन बनाए, F2 जनरेशन बनाते हैं। पहले क्या हो गया, ये हो गया TT, सारे प्लांट्स इस तरीके के थे। F1 जनरेशन। अभी F2 जनरेशन के लिए बच्चे गमीट फॉर्मेशन होंगे तो कैसे होगी गमीट फॉर्मेशन? अभी इसके गमीट्स कैसे बनेंगे? इसके गमीट्स बनेंगे या तो या तो ये गमीट्स है। गमीट्स में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, एलील सेपरेट हो जाते हैं। इतनी गंदी स्पेलिंग्स है ना मेरे, इतने नंबर कटते थे ना बचपन में मेरे स्पेलिंग्स में, मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब इसको इन्होंने, अच्छा इधर क्या किया था, क्रॉस ब्रीडिंग की थी। क्रॉस ब्रीडिंग है ना, दो प्योर प्लांट्स में ब्रीड करा रहे हो। F1 जनरेशन में क्या किया है, सेल्फ ब्रीडिंग की है। इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। इससे हम, देखा मैथ्स की नॉलेज भी यूज की उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, साइंस मैथ्स गार्डनिंग। तो यहाँ पे एक टी, यहाँ पे एक टी, दो गमीट्स हो गए एक प्लांट के, और एक ये भी यहाँ पे कर दिया। जब इनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराई तो इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिले। बच्चा आप छोटा टी बड़ा टी कोई भी पहले लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जीनोटिपिक रेशियो देखा गया, जीनोटिपिक रेशियो में आया 1:2:1, यानी कि डबल टी वाला, बड़े टी दो वाला एक प्लांट था, एक बड़ा टी और एक छोटे टी वाला प्लांट जो था, हिट्रोजाइगस दो प्लांट्स थे, और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट एक प्लांट था। तो होमोजाइगस टॉल एक, होमोजाइगस शॉर्ट एक, और हिटेरोजाइगस प्लांट दो। ये तो जीनोटिपिक रेशियो था। लेकिन जब उसने फिनोटिपिक रेशियो देखा, जब उसने देखा कि ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लांट, एक जीन इसमें से डोमिनेंट था बच्चा, तो मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो आया आपका 3:1। 3:1 क्यों आया? क्योंकि ये तीनों, यानी कि ये वाले प्लांट्स, ये वाला, दूसरा कलर यूज करें, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, तीनों ही क्या थे, टॉल, राइट। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट आया। एक शॉर्ट प्लांट आने का मतलब है कि इस जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस सिर्फ होमोजाइगस सिचुएशन में किया। तो यहाँ से आया लॉ ऑफ डोमिनेशन और पक्का हो गया, और यहाँ से दूसरा लॉ भी आ गया इनहेरिटेंस का, जिसका मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब गमीट्स फॉर्म होते हैं तो हमारी बॉडी में हर ट्रेट के लिए जो दो जीन्स प्रेजेंट हैं, दो अलील प्रेजेंट हैं, वो दो अलील में से वो अलील भी सेपरेट होते हैं। उन दोनों अलील्स में से ऐसा नहीं है कि दोनों अलील एक गमीट में जाएंगे, अलील्स के पेयर का सेपरेशन होता है और वो अलग अलग गेमीट्स में जाते हैं। He found that 75% of their offspring were tall while 25% were short, and this is known as law of segregation. Don't worry, आगे हम लॉस को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। At this point of time, I just want you to understand monohybrid crosses और उन्हें बनाना कैसे है, क्योंकि उस पर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उनके दो लॉ पक्के हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन ही मूव्ड ऑन टू डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। बच्चा उन्होंने एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश की। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो राउंड या रिंकल्ड सीड्स, तो ये सीड शेप हो गया आपका ट्रेट, और राउंड सीड हो गया एक अलील, और रिंकल्ड सीड हो गया दूसरा अलील। और दूसरा उन्होंने ट्रेट पढ़ा कलर ऑफ द सीड, ग्रीन या फिर येलो। कूल, एक अलील दूसरा अलील। अब
पढ़ने जा रहे थे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने लिया, ये देखो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने लिया अगेन प्योर वैरायटीज, पेरेंट जनरेशन में प्योर वैरायटीज ली। ये क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जो येलो भी है और राउंड भी है, और ये एक ऐसा प्लांट है जो ग्रीन है और रिंकल्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि आधा ही पेयर जाएगा गमीट्स में, राइट, एलील्स का पूरा पेयर नहीं जाएगा उठ के, आधा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बड़ा आर और बड़ा वाई, और यहाँ पे आ गया छोटा वाई और छोटा आर। भैया और कुछ तो है ही नहीं ना, ये तो होमोजाइगस सिचुएशन है, तो यही हो सकता है। तो F1 जनरेशन कैसी आई बच्चा, F1 जनरेशन आई जिसमें बड़ा वाई और छोटा वाई दोनों था, और छोटा आर और बड़ा आर दोनों था। लेकिन इस F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या था बच्चा, F1 जनरेशन का फिनोटाइप था राउंड एंड येलो। राइट, अब इन्होंने इसको क्या किया, F2 जनरेशन में सेल्फ ब्रीडिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन से पहले एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब कुछ रब कर देंगे हम। ये जो है F1 जनरेशन की प्रोजेनी, इसके अगर गमीट्स बनेंगे तो वो किस तरीके के गमीट्स बन सकते हैं, बड़ा वाई बड़ा आर साथ में आ सकता है, 25% प्रोबेबिलिटी है ना, बड़ा वाई छोटा आर साथ में आ सकता है, छोटा आर और बड़ा वाई साथ में आ सकता है, छोटा आर और छोटा वाई साथ में आ सकता है। तो 4 तरीके के यहाँ पे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, 4 डिफरेंट तरीके के गमीट्स यहाँ पे बन सकते हैं कि नहीं, ये बात तो सिंपल है। अभी इन गमीट्स का हमें पेयर बनाना है, सेल्फ ब्रीडिंग करनी है ना भाई, सेल्फ ब्रीडिंग करनी है, जाइगोट बनना है। अभी तो गमीट्स की बात हो रही है सिर्फ, तो यहाँ पे लिख दो बड़ा वाई खुद से बनाना बच्चा, आई अंडरस्टैंड कि वो साथ में बना हुआ है, बट खुद से बना के देखो, बहुत इजी होता है। चलो हम बना लेते हैं, खुद से ही बनाते हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। जब जाइगोट बनेगा तो इसमें क्या होगा, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, बिग वाई बिग आर स्मॉल आर। पोएम बन रही है तो ठीक है, खुद कंप्लीट कर लेना आप, या कर ही देती हो, रुको। अब इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो खुद से निकालने की कोशिश करो। डोमिनेंट जीन को याद रखो और फिर बताओ कौन सा राउंड और कौन सा येलो होगा। राउंड और येलो एक डोमिनेंट जीन है, तो ये क्या है, राउंड और येलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये राउंड और येलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये राउंड और येलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये होगा, हाँ जी होगा। ये होगा, नहीं होगा, ये होमोजाइगस सिचुएशन में है ना, ये राउंड नहीं होगा, ये रिंकल्ड होगा, राइट, तो ये नहीं होगा। ये होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये होगा, नहीं ये नहीं है, ये भी होमोजाइगस सिचुएशन में। ये होगा, हाँ जी होगा। ये वाला होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या है, छोटा वाई है ना, ये नहीं होगा। ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होमोजाइगस सिचुएशन में है। ये राउंड और येलो होगा, बिल्कुल होगा।
ये राउंड और येलो का नहीं, होमोजाइगस सिचुएशन ये नहीं, ये नहीं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 यहाँ पे आ गए येलो एंड राउंड बच्चा। ऐसे ही जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन और राउंड 3/16 है, यानी कि सिर्फ 3 यहाँ ऐसे प्लांट्स आए F2 जनरेशन में जो ग्रीन थे और जो इसके साथ साथ राउंड भी थे, और 3 आए जो येलो और रिंकल थे, और एक आया जो ग्रीन और रिंकल था। सिर्फ ये वाला आया जो ग्रीन और रिंकल था। तो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बन गया। जीनोटिपिक रेशियो आपको याद नहीं करना है, फिनोटिपिक रेशियो याद करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। दैट इज 9:2, 3:2, 3:1। 9 is yellow and round, 3 is green and round, another 3 is yellow and wrinkled, and 1 is your green and wrinkled। तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो 2 क्रॉसेस किए मेंडल ने। आप बोलोगे मैम इस क्रॉस से पता क्या चला? इस क्रॉस से पता चला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके लॉज की बात करें, मेंडल ने डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 3 लॉज निकाले। पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन से ही पता चल गया। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से पता चल गया। फिर तीसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ी। डाई हाइब्रिड क्रॉस ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हेल्प किया, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़नी थी। वो आपको आगे समझ आएगा क्यों। लॉ ऑफ डोमिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेशन इज वेरी इजी। इट सेज इफ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज इन द heterozygous situation, then one gene is always dominant than the other। डोमिनेंट जीन अकेला भी खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, रिसेसिव जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस सिचुएशन होने का वेट करना पड़ता है। दैट्स योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने ट्रू प्लांट लिया जिसके येलो सीड्स थे और एक प्लांट लिया ट्रू ब्रीडिंग जिसके ग्रीन सीड्स थे, सो आपको F1 जनरेशन में मिलेंगे सिर्फ येलो पॉट्स। व्हाई? बिकॉज येलो सीड कलर इज द डोमिनेंट ट्रेट। सेकेंड लॉ कहता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो ये सिंपल बात बोलता है कि जब गमीट्स बनते हैं तो वो मियोसिस से बनते हैं, और जब मियोसिस से गमीट्स बनते हैं तो हर एक ट्रेट के लिए जो 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अलील प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक ही अलील एक पर्टिकुलर गमीट में जाता है। So this law explains that the pair of the alleles segregate from each other during the meiosis cell division, basically gamete formation, and only one allele will be present in the one gene। So अगर एक प्लांट ऐसा था तो 50% उसके जो गमीट्स हैं वो बनेंगे ऐसे, और 50% जो उसके गमीट्स हैं वो बनेंगे ऐसे। सेम विद ऑब्वियसली बड़ा टी एंड बड़ा टी ऑल्सो, बट क्योंकि दोनों बड़े टी हैं तो 100% ऐसे बनेंगे। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां आता है देखो समझने की बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो बता ही दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है, देखो सोमैटिक सेल्स में इस तरीके का होता है, गमीट्स में मियोसिस हो जाती है तो सेपरेट हो जाते हैं, पेयर्स में नहीं होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक ट्रेट दूसरे ट्रेट के काम में टांग नहीं अड़ाता है। यानी कि जब गमीट फॉर्मेशन हो रही है तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से हम कहाँ जा रहे हैं? 23 क्रोमोसोम्स पे जा रहे हैं, राइट? क्योंकि मियोसिस हो रहे हैं, क्रोमोसोम का नंबर हो जा रहा है आधा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ऑल सेक्स सेल्स आर हैप्लॉइड। इस टाइम पे अगर इस पर्टिकुलर 12th क्रोमोसोम को डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा अलील जो है एक पर्टिकुलर गमीट में जाएगा, इसकी डिपेंडेंस ना तो नंबर 6 पे होगी, ना नंबर 15 पे होगी, ना नंबर 17 पे होगी, किसी और क्रोमोसोमल पेयर पे नहीं होगी। सो बेसिकली व्हेन द गमीट्स आर फॉर्म्ड, every trait has a fair chance, every allele has a fair chance, their assortment कि कौन सा गमीट में कौन सा अलीलिक पेयर में से कौन सा अलील जाएगा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, सो असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मेरे किसी गमीट में अगर बालों का रंग काला होना है, ये इंफॉर्मेशन गई है, तो उस पर ये बात डिपेंड नहीं करेगी कि आंखों का रंग क्या होगा बेबी का, या हाइट क्या होगी बेबी की। ऑल ऑफ द ट्रेट्स आर असॉर्टेड एंड सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। In other words, during gamete formation, one pair of traits segregates from another pair of traits independently. This gives each pair of characters a fair chance of expression. ये है आपका law of
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आई होप आपको तीनों लॉज समझ में आए होंगे बच्चा, मेंडल की कहानी समझ में आई होगी। थोड़ी सी अभी भी दिक्कत आ रही होगी ये समझने में कि ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं खुद को, वो मैं बता देती हूँ। सिंपल सा फंडा है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा। सेलुलर डीएनए है, डीएनए स्टार्टिंग से सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में एक डार्क कलर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए प्रोटीन, राइट। डीएनए क्रोमोसोम में कैसे, क्यों डीएनए ने क्रोमोसोम क्यों बनाया, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, डीएनए को कॉइल होना पड़ा था, कॉइल लिया तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया क्रोमोसोम। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में एक तो सीक्वेंस होता है और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तभी वो बंध के बैठा हुआ होता है क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए का सीक्वेंस बहुत लंबा होता है, सूरज तक पहुंच जाओगे आप 600 बार, वो भी है ना। तो डीएनए का सीक्वेंस तो बहुत लंबा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि अगर बेबी बनेगा तो बनेगा कैसा, बेबी का आंख कैसा होगा, नाक कैसा होगा, बाल कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, स्किन कैसी होगी, सारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन कोई आपस में ऐसा नहीं है कि एक इंसान सारा काम कर रहा है, मतलब एक ही पर्टिकुलर डीएनए है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। डीएनए की इस इंफॉर्मेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे एक बड़े से ऑफिस में अलग अलग छोटे सब यूनिट्स होते हैं, कहीं अकाउंट्स हैंडल होता है, कहीं पे एचआर बैठते हैं, कहीं पे एम्प्लॉयज होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली डीएनए के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग प्रोटीन की फॉर्मेशन को एनकोड किए बैठते हैं। So the part of the DNA that provides information for one particular protein is known as a gene. For that protein, for example, the height of a plant. Example है, मान लो एक प्लांट की हाइट जो है एक पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट है। हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स क्लास 11th में, और अच्छे से पढ़ोगे, ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं उसे। मान लो ग्रोथ हार्मोन पे प्लांट की हाइट डिपेंडेंट है। अब ये ग्रोथ हार्मोन तब बनेगा जब इसे एक पर्टिकुलर एंजाइम आके बताएगा कि तुम्हें ग्रोथ हार्मोन बनाना है, ठीक है। अगर जो जीन उस एंजाइम के लिए खुद को एनकोड करके बैठा था, जो बाद में जाके ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली थी, वो जीन ही इनएफिशिएंट निकल गया, उस जीन में कुछ फॉल्ट निकल गया, उस जीन की कोडिंग में कुछ फॉल्ट है या एब्सेंस है, कुछ दिक्कत आ गई, तो वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा। वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो प्लांट की हाइट रह जाएगी स्टंटेड। ऐसे करते हैं जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस। जब वो एफिशिएंटली बनते हैं और एफिशिएंटली अपनी जगह पे टिके रहते हैं, तब एक पर्टिकुलर फिनोटाइप होता है एक्सप्रेस। और हर एक ट्रेट के लिए हमारे पास दो जीन्स होते हैं, दो अलील्स होते हैं, वो दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। They actually contribute a copy of the same gene. For example, when a tall plant is crossed with short plant, the gamete will have single gene either for tallness or shortness, but the baby will have both tallness and shortness वाले gene. सो डीएनए के अंदर होती है इंफॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में, और वो बाद में जाके आरएनए बनाते हैं वो जीन्स, और वो बाद में जाके प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन जाके फिर बाद में एक्सप्रेस करता है। इसीलिए तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया है आपको इतनी बार, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, राइट। नाउ वी नो व्हाई। चलिए, सो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चा, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। याद रखो, मैंने एक बात बताई थी कि क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोमल पेयर होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। उस सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम। सो द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम एक बच्चे का सेक्स पता लगा सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड वगैरह में ह्यूमन बेबीज का तो पता चल जाता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का छोटी से छोटी स्टेज पे अगर सेक्स पता लगवाना है तो फिर हम उसे जेनेटिक मटीरियल कॉम्पोजिशन को इलेक्ट्रॉन के अंदर देख के पता लगा सकते हैं। So the process by which sex of an individual is decided or determined based on its genetic information, genetic material composition is known as sex determination. ऑब्वियसली बच्चा, इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है बिकॉज ऑफ द कल्चरल बायसेस। यहाँ पे मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है। बाहर के देशों में डॉक्टर्स ही बता देते हैं कि बेबी का सेक्स क्या है, यहाँ पे बता दिया तो खतरा होता है कि कहीं लड़की है तो लोग अबॉर्ट ना करवा दें, इसीलिए इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। बट एनी हाउ, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें सेक्स डिटरमाइन सेम तरीके से नहीं होता है।
सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिक दो तरीके होते हैं, या तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा बच्चे का सेक्स, या तो डिपेंड करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। ह्यूमन बींग्स जैसे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिसाइड करती है बच्चे का सेक्स, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कई ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जहां पे इन्वायरमेंट की कंडीशन डिसाइड करती है कि बच्चा क्या होगा। साउंड्स कूल नो? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स। जैसे कई रेप्टाइल से बच्चा, कई रेप्टाइल्स हैं हमारे पास, thus in some animals, एक सेकेंड, पेन रेड कलर चूज करेंगे। इन फ्यू रेप्टाइल्स अगर एग पड़ा हुआ है और फर्टिलाइज्ड एग है ऑलरेडी, मतलब जाइगोट है उसके अंदर, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो अक्सर मेल बेबी जो है मेल सेक्स लेके पैदा होता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो फीमेल से। ऐसा किस में होता है? ऐसा कई रेप्टाइल्स में होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं रेप्टाइल्स का। अगामा, अगामा एक स्पीसीज है, इसमें अगर फर्टिलाइज एग के आसपास टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल होगा, टेम्परेचर कम है तो फीमेल होगा। इन्वायरमेंट डिसाइड कर रहा है। एक टर्टल की भी स्पीसीज होती है बच्चा, इसका नाम होता है क्रिसीमा पिक्टा। क्रिसीमा पिक्टा में अगर फर्टिलाइज एग के बाहर वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो फीमेल होगी, और टेम्परेचर अगर कम है तो मेल होगा। ठीक है। कई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सेक्स बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्नेल, पढ़ लेना इनके बारे में, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। बट ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। वो जो बाकी 22 क्रोमोसोमल पेयर है वो तो सारे सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं, लेकिन वो जो 23rd क्रोमोसोमल पेयर है ना, जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है, उसमें चेंजेस डिसाइड करेंगे कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव अ मैटरनल एंड पेरेंटल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर। विमेन में वो जो 23rd पेयर होता है वो आइडेंटिकल होता है, होमोजाइगस होता है, उसमें दोनों एक्स एक्स होते हैं। मेल्स में ऐसा स्टडीज के बाद पता चला, ह्यूमन मेल्स में जो 23rd सेक्स क्रोमोसोमल पेयर होता है उसमें से एक क्रोमोसोम आधा होता है, जिसे हम वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। तो मेन हैव दैट 23rd क्रोमोसोमल पेयर इन द heterozygous stage, they have a mismatched pair। सो व्हेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, पता नहीं चल रहा है किस गमीट में एक्स है किस गमीट में वाई है, एंड विच ऑफ द स्पर्म, विच ऑफ दैट मेल गमीट कैरिंग एक्स और वाई इज फर्टिलाइजिंग विद द एग, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी। सो मेल्स के गमीट्स में या तो 50% टेंडेंसी होती है एक्स आने की, 50% टेंडेंसी होती है स्पर्म्स में वाई आने की। सो देर आर 50% चांसेस कि लड़का होगा और 50% चांसेस की लड़की होगी। यहां पे बना देते हैं, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। मेल से आए दो गमीट्स, या तो एक्स या तो वाई। फीमेल से आए आपके दोनों ही केस में एक्स। तो अगर पुन्नेट स्क्वायर बनाओगे तो इस तरीके का बनेगा कुछ। रुक जाओ, मैं पागल नहीं हुई हूँ रुक जाओ, थोड़ा कलर कोडिंग कर रही हूँ मैं, है ना। तो 50% चांसेस हैं कि लड़का होगा, वाई क्रोमोसोम वाला लड़का है ऑब्वियसली, और दो एक्स क्रोमोसोम वाला फीमेल है। तो 50% चांसेस मेल, 50% चांसेस फीमेल बेबी बॉय, और सॉरी बेबी बॉय और baby girl. So this is how sex is determined in human beings. Now let's do some quiz questions and let's do some NCERT questions and complete this chapter thoroughly. एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी कि लड़का पैदा हो सकता है या लड़की पैदा हो सकती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहले जो भी हमने पुन्नेट स्क्वायर बनाया, जब भी ये क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का आया या 5 मार्क्स का आया, आपको वो पुन्नेट स्क्वायर बना के आना है। साथ में थोड़ी सी वो भी लिखनी है आपको, थ्योरी भी लिखनी है। थ्योरी में आपको मेंशन करना है कि गर्ल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो परफेक्ट होता है, होमोजाइगस होता है। मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो हेटेरोजाइगस होता है, मिसमैच होता है। तो मेल्स के गमीट्स
कौन सा वाला एलील कैरी कर रहा है, एक्स वाला कि वाई वाला पे डिपेंड करेगा कि बेबी का सेक्स क्या होगा. सो देयर इज अ 50% चांस दैट इट वुड बी अ गर्ल एंड 50% चांस दैट इट वुड बी अ बॉय. वी डोंट नो अंटिल द एग इज फर्टिलाइज्ड, राइट. नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. तो मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन, वो आपको यहाँ पे बनाना है. बेसिकली यू हैव टू मेक दिस, राइट. मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट लिए और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट लिए, यानी कि छोटे प्लांट्स लिए, और जब उन्हें क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेट किया, क्रॉस ब्रीडिंग की, तब जो नए प्लांट्स के सीड आए, जो F1 जनरेशन आई, वो सारी की सारी फिनोटिपिकली टॉल थी. जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F1 प्लांट्स को, तो F2 जनरेशन में 25% प्लांट्स जो आए थे वो शॉर्ट आए थे. तो इससे पता चला कि वो, और ये जब 25% प्लांट्स का जीनोटाइप देखा गया तो पता चला वो ये जीनोटाइप था. तब मेंडल ने प्रूव किया कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल इसलिए थे क्योंकि वो हेटेरोजाइगस थे, और हेटेरोजाइगस सिचुएशन में एक जीन अगर डोमिनेंट होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाता है, नो मैटर साथ में डोमिनेंट जीन है कि रिसेसिव जीन है. बट ऑन द अदर हैंड रिसेसिव जीन्स को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस सिचुएशन में होना पड़ता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant, why or why not? चलो ब्लड ग्रुप वाला भी पढ़ा देती हूँ. देखो डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होता है, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और रिसेसिव होता है आपका ओ. तो रिसेसिव है तो मतलब उससे चाहिए होमोजाइगस सिचुएशन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. ए और बी कर लेंगे अपने आप को एक्सप्रेस ना. आपने ये भी देखा होगा कि ए बी भी होता है ब्लड ग्रुप. ए बी इसलिए होता है क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, तो वो को डोमिनेंट हो जाते हैं साथ में. बट एनीवे अभी रिसेसिव और डोमिनेंट पे ध्यान देते हैं. अब ये बोल रहा है कि एक मैन है विद ब्लड ग्रुप ए, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा, ए. सो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये सिचुएशन हो सकती है हेटेरोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है हेटेरोजाइगस, है ना, क्योंकि ओ के होते हुए भी, ओ रिसेसिव एलील के होते हुए भी तो ए खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा. अब वो बोल रहा है कि वुमन जिससे शादी हुई है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके केस में तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, ये होमोजाइगस ओ ब्लड ग्रुप, राइट. अभी हमें नहीं पता कि फादर हेटेरोजाइगस सिचुएशन में था कि होमोजाइगस सिचुएशन में था, तो 50% चांसेस हैं कि, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं. मदर फादर, तो देयर आर 50% chances that the baby will have blood group A and 50% chances that the baby will have blood group O. So we can't be sure of the blood group of the baby because there are 50-50 chances. अगर ये बताया होता कि मैन हेटेरोजाइगस सिचुएशन में था कि होमोजाइगस सिचुएशन में था तो फिर हमें पता चल जाता. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट. थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ. पहली बात तो प्योर लक था कि उन्होंने पी प्लांट चूज किया और पी प्लांट इतना अच्छा निकल गया. लेकिन पी प्लांट की खूब सारी खूबियां हैं. पी प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, जैसे टॉल या शॉर्ट, जैसे से व्हाइट फ्लावर या पर्पल फ्लावर यानी कि वायलेट फ्लावर, जैसे कि रिंकल्ड सीड या राउंड सीड, जैसे कि ग्रीन सीड या येलो सीड. सो ऐसे कई तरीके के कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दूसरा पॉइंट है कि पी प्लांट छोटे ही टाइम में पैदा हो जाते हैं, मतलब उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जल्दी अपना रिजल्ट दे रहे थे. तीसरा रीजन है कि पी प्लांट बड़े सुंदर होते हैं. इस हिसाब से पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट भी कर लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेट भी कर लेते हैं. जब मेंडल को उन्हें क्रॉस पॉलिनेट करवाना होता था तब वो किसी एक पी प्लांट का एंथर काट देता था ऑफकोर्स, और दूसरे पी प्लांट का मे बी स्टिग्मा काट देता था. ये तो करना ही पड़ेगा ना, वरना पी प्लांट आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट कर लेंगे, और वो सेल्फ पॉलिनेट भी कर लेते हैं, राइट. तो F1 जनरेशन में वो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद आए थे, F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आए थे. तो ये खूबी भी पी प्लांट में है. फर्दर नोट पी प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. पी प्लांट में डिसीजेस बहुत ज्यादा नहीं लगती हैं, तो मेंडल का बहुत भला हो गया और उसने जल्दी पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दे दिया. अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी है. यू हैव टू टेल द आंसर्स ऑफ दीज होमवर्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. आई चेक ऑल द कमेंट्स. व्हाट इज द डाइहाइब्रिड रेशियो? यू हैव टू टेल मी. डाइहाइब्रिड रेशियो फिनोटिपिक, ये बता दीजिएगा मुझे.
आंसर कमेंट्स में. नेक्स्ट इज इफ अ राउंड ग्रीन पी प्लांट इज क्रॉस विद रिंकल येलो सीडेड पी प्लांट, तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आएगा? राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन या रिंकल्ड एंड येलो? फिनोटाइप पूछा है अगेन. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन? यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. अलील्स जीन के दो डिफरेंट टाइप होते हैं. जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए खुद को कोड करता है. अलील जो होते हैं गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं. अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वैरायटी ऑफ अ डिफरेंट ट्रेट, यानी कि ईयर लॉब अटैच्ड होगा कि ईयर लॉब फ्री होगा, आंखें नीली होंगी कि काली होंगी. जीन जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं. एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड जो 2014, 16 और 17 में प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आ चुका है, चलो इसे भी कर लेते हैं. एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम अपने जीवन में खुद से लर्न करते हैं. इनहेरिटेड वो होते हैं जो हम लेके पैदा होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ. एक्वायर्ड ट्रेड डीएनए में कोई चेंज नहीं करते. इनहेरिटेड ट्रेड डीएनए में चेंजेस करते हैं. एक्वायर्ड ट्रेड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन नहीं कर सकते. आपको स्विमिंग आती है तो आपके बच्चे को स्विमिंग तब तक नहीं आएगी जब तक वो स्विमिंग सीखेंगे नहीं. इनहेरिटेड ट्रेड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास कर सकते हैं. आपकी आंखें बड़ी हैं तो देयर इज अ चांस दैट योर चाइल्ड वुड आल्सो हैव बिग आईज. एक्वायर्ड ट्रेड जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा. इनहेरिटेड जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, आंखों का साइज, हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So this was it for today. I hope you enjoyed and बड़ी मुद्दतों बाद ये सेशन लिया गया है. And let me know in the comments below अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. And let me tell you कि इस क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस बुक पिक किए हैं वो कौन सी बुक से किए हैं? दे आर फ्रॉम ऑसवल बुक. उसका नीचे आपको कमेंट सेक्शन में ऑसवल के जो क्वेश्चन बैंक हैं आपके टर्म 2 के लिए, उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं, एटलीस्ट उनके आंसर्स पिक किए हैं. सो द लिंक इज इन द ऑफ द ऑसवल बुक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वांट टू बाय, इट इज अ ट्रेमेंडस बुक. इट कैन प्रिपेयर यू फॉर टर्म 1 विदाउट एनी हैसल. डोंट फॉरगेट टू बाय इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट. ठीक है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर. व्हिचएवर चैप्टर यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बाय, सी या.